मैं वीरेंद्र कुमार सिंह नबीनगर औरंगाबाद के रहने वाला हूँ। मतलब किसान परिवार से थे, लेकिन एक समृद्ध किसान परिवार से आप आते थे। समृद्ध नहीं कहिएगा। मतलब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के पार्ट एक हिस्सा आप भी हुआ करते थे उसमें। बिल्कुल। तो मैं जेल से लोगों को प्रेरित करता था। जनता पार्टी की स्थापना हुई थी जी। और जनता पार्टी से हम जुड़े। बाद में जनता पार्टी से ही आप सांसद भी बने। जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी टूट गई। हम लोग जनता दल में रहे। मोटिव क्या, मकसद, किस मकसद से आप लोग ये काम कर रहे हैं? भ्रष्टाचार दूर करेंगे जी। महंगाई को समाप्त करेंगे जी। बेरोजगारी दूर करेंगे। उस वक्त के इन मुद्दों में और आज के इन मुद्दों में कैसे देखते हैं, भिन्नता कितनी देखते हैं? बदलाव तो बहुत आया। सेम मुद्दों को लेकर के सरकारें बनी, तो उन लोगों ने क्या कुछ काम नहीं किया? उन सरकारों में काम अगर होती, जो सरकारें चली उसका क्या परिणाम हुआ? लोगों की बोलने की एक आम जन को का आवाज बने लालू प्रसाद यादव जी, इसको आप भी मानते हैं? हाँ बिल्कुल। दिग्गज नेता सत्येंद्र नारायण सिंह को आपने हराया। बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ तो आपने बचा लिया, मतलब क्यों उनको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, उसका हार का मेन कारण जो था, अगर इतना कुछ किया नबीनगर में, तो ये हार का मतलब कारण क्या है? एकमात्र वजह है, मैं हार ही नहीं सकता। कुछ आपके राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात, क्या रहे हैं वो कार्य? नबीनगर में औरंगाबाद जिले को ही अगर देखा जाए तो उग्रवाद प्रभावित जिले में आता था औरंगाबाद, जिसमें कि आपका नबीनगर भी प्रबलता से उसके नाम आती थी। जो विकास पुरुष हैं, उनके सोच का परिणाम था कि उग्रवाद खत्म हो। कुछ बड़े घटनाक्रम भी हुए आपके विधानसभा में, काफी हाय तौबा मची, काफी शोर शराबा हुआ, बच्ची का बलात्कार, कुछ इस तरह का घटना घटा, गाला, ये सब दुष्प्रचार था। मतलब अपराधियों का बोलबाला कुछ पढ़ा नहीं है सब? ना, ऐसा हमारे यहाँ है ही नहीं जी। ये झूठा बात। विकास हुआ है कुछ 5 वर्षों में? हमको तो नजर नहीं आता। 2015 से पहले के नीतीश कुमार शासनकाल में अच्छे काम हुए, बाद में उतने अच्छे नहीं। तो काम अब है नहीं तो कम न काम होगा। इधर उधर वाले प्रक्रिया को कैसे देखें? इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आने वाले 5 वर्षों में फिर नीतीश कुमार रहेंगे तो बिहार विकसित राज्यों में गिनती आएगी? बिहार नहीं आएगा, विकसित राज्य नहीं होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार विधानसभा इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं चुनावों पर हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। और आज इस परिचय पत्र की खास कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं बिहार के औरंगाबाद जिले 221 नंबर विधानसभा नबीनगर से 3 बार के विधायक और बिहार के चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद से पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार सिंह जी। तो आज हम वीरेंद्र कुमार सिंह जी से बातचीत करेंगे, उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। अविनाश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी। ऐसे में वीरेंद्र कुमार सिंह जी, अगर हम आपसे आपके जीवन परिचय के विषय में थोड़े संक्षिप्त और थोड़े विस्तृत अगर जानना चाहें, आपका जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, कैसे आगे की पढ़ाई या हायर एजुकेशन आपने किया, कहाँ से किया, विधानसभा चुनाव आप लड़े, लोकसभा चुनाव आपने लड़ा, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, तो कैसे यहाँ तक का आज तक का जीवन अगर हम आपके जुबान से जानना चाहें, थोड़े संक्षिप्त और थोड़े विस्तृत, तो कैसा रहा है आपका जीवन? मैं वीरेंद्र कुमार सिंह जी, पिता स्वर्गीय शिवनंदन सिंह जी, ग्राम तोल जी, नबीनगर औरंगाबाद के रहने वाला हूँ जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुआ। जी, सरकारी विद्यालय में? सरकारी विद्यालय में जी। और उसके बाद मैं नबीनगर से हाई स्कूल किया। जी। इसके बाद मैं सिन्हा कॉलेज से आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। जी। और इसके बाद जो है मगध यूनिवर्सिटी से हमने एमए किया। जी। बोध गया से। जी। हमारा राजनीतिक जीवन की शुरुआत, पारिवारिक पृष्ठभूमि की पहले थोड़ी अगर चर्चा करें, पिताजी क्या किया करते थे, पारिवारिक माहौल क्या हुआ करता था? जी जी। मैं विशुद्ध रूप से किसान परिवार से आता हूँ। जी। मेरे पिताजी किसान थे। जी। और गांव में ही रहते थे। जी। नबीनगर वैसे भी धान और उपज और खेती के लिए जानी जाती है काफी। वैसे मेरा गांव
शुरू से ही जी फर्टिलाइज एरिया है। जी धान की उपज या और भी फसल हमारे गांव में होता था। जी। तो मतलब किसान परिवार से थे, लेकिन एक समृद्ध किसान परिवार से आप आते थे। समृद्ध नहीं कहिएगा जी, हम किसान परिवार से थे जी और अब उसको समृद्ध नहीं कहा जाएगा। जी। मतलब समृद्धि उस वक्त भी। समृद्धि आप किस वे में कह रहे हैं? जी लेकिन मैं कह रहा हूं जी कि एक खुशहाल परिवार था। जी हमारा परिवार किसान परिवार था जी हम उतने में संतुष्ट थे। जी। और हम लोगों का शिक्षा गांव से प्रारंभ हुआ, आगे चलकर जी बोधगया से आपने मास्टर्स किया। हाँ। पॉलिटिकल साइंस में? नहीं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स से ही ग्रेजुएशन किया आपने और इकोनॉमिक्स से ही मास्टर्स किया आपने? इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया जी। और इकोनॉमिक्स से ही मास्टर किया। कितने भाई बहन आप लोग अपने जीवन में? मैं तो 4 भाई हूँ। जी। आपका नंबर? हम पहला। जी। सबसे बड़े आप हैं? सबसे बड़े हम हैं जी। बाकी 3 और भाई हैं मेरे। जी। क्या करते हैं उनके विषय में अगर थोड़ा बहुत? कुछ व्यापार, कुछ जी खेती। जी। मतलब कुछ लोग व्यापार में भी हैं, कुछ लोग खेती में भी हैं। आज भी परंपरागत खेती आज भी भाई लोग देखते हैं आपके। हाँ। तो आपने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स ऑनर्स बोधगया से, मगध यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आगे फिर मतलब जॉब क्या, मतलब राजनीति में कैसे आए, कुछ नौकरी वगैरह, मतलब आगे जीवन कैसे बढ़ा आपका? मैं आपको छात्र जीवन से ही, जी, मैं सिन्हा कॉलेज में था जी, उसी समय आपको छात्र आंदोलन हुआ जी, और छात्र आंदोलन में मैं सक्रिय हुआ। जी। ये कब की बात है, अगर आप सन ईस्वी की बात? 1974। जी, 74 की बात। जी, तो 74 में मैं छात्र जीवन में ही जी, आपको छात्र आंदोलन, जी, जेपी आंदोलन, आंदोलनकारी कहिए, जी, मैं 3 बार जेल गया। जी, उस आंदोलन के क्रम में औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर के जेल में रहा जी, और स्वेच्छा से रहा। जी, आपको विधानसभा पर धरना देकर, जब जेपी मूवमेंट में जी, धरना देने का काम किया जा रहा था जी, और लोग जेल जा रहे थे, तो वहां भी धरना देकर मैं जेल गया और स्पेशल सेंट्रल जेल भागलपुर में हम रहे। मतलब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के पार्ट, एक हिस्सा आप भी हुआ करते थे उसमें? बिल्कुल जी। वो आंदोलन की भूमिका में हम नेतृत्व उसी समय से करते थे। जी। हमारी जो बात थी जी, वो छात्र आंदोलन में भी मैं नेतृत्व करता था। जी। मतलब नेतृत्व की क्षमता और नेतृत्व की उत्सुकता उस टाइम से ही, मतलब नेतृत्व करता आप रहे हैं? बिल्कुल, उसी समय से ही जी, उसी समय से ही मैं छात्र आंदोलन में आंदोलनकारी की भूमिका में रहता था। जी। तो घर और से जब जेल में भी था जी, तो मैं जेल से लोगों को प्रेरित करता था। जो पत्र लिखता था जी, वो लोगों में जाता था जी, और उसका आगे वाला पृष्ठभूमि में आंदोलन का कार्यक्रम बनता था। जी। मतलब रूपरेखा, ब्लूप्रिंट तैयार करने में आप रहा करते थे, मतलब जेल से भी आप आंदोलन का ब्लूप्रिंट तैयार किया करते थे? जी। तो ऐसे वक्त में परिवार की तरफ से कोई प्रेशर, कोई मतलब दबाव नहीं हुआ करता था राजनीति वगैरह करने के लिए, या फिर कुछ काम धंधे, कुछ नौकरी रोजगार? परिवार हमको कभी भी आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। परिवार हमारे साथ थे जी, और मैं परिवार के साथ रहता था। जी। शादी ब्याह की बात करें तो कब आपका फैमिली जीवन कब शुरू हुआ, पारिवारिक जीवन कैसे शुरुआत हुआ? शादी ब्याह तो देर से हमने किया जी। हम चूंकि आंदोलनकारी थे इसलिए शादी ब्याह देर से किया जी। और शादी ब्याह करने में मेरी एक बेटी है थी, 2 बेटियां हैं जी। एक बेटी डॉक्टर है जी। मेरा बेटा जो है IAS है जी। दूसरी बेटी डिजाइनर है जी। इंजीनियर है, निफ्ट से डिजाइन की है जी। तो यह है मेरी पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि। हाँ, परिवार की। परिवार सब कोई राजनीति के तरफ कोई परिवार नहीं है।
मतलब पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं है। हाँ, पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं है। तो क्यों, मतलब पहले नहीं था और आप आए राजनीति में, तो फिर बाद में, जैसे आपने बोला कि परिवार की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था मुझे अपने युवा काल में, हाँ। तो आपने कभी प्रेरित नहीं किया अपने परिवार में किसी को पॉलिटिक्स में आने के लिए? पॉलिटिक्स में देखिए, जब पढ़ाई लिखाई में लोग रमता है जी तो पॉलिटिक्स नजर नहीं आती है। जी तो आप सोच सकते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर हुआ, जी, तो डॉक्टर होने के बाद वो आईएएस किया है, इसके बाद क्वालिफाई किया उन्होंने। समझे ना। जी तो आईएएस कंप्लीट किया, वो डॉक्टर था मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, जी और करेंट ईयर में कंप्लीट किया था, जी जी समझे ना। सब तेज विद्यार्थी रहे, जी तो पढ़ने लिखने में ध्यान था, जी राजनीति से दूर रखे थे वो लोग, जी, समझे ना। ऐसा नहीं है कि से वो हमारे साथ कहीं क्षेत्र का दौरा या ये सब नहीं करते। इसको पसंद नहीं करते हैं आप? पसंद कर, राजनीति तो सबके जहन में है, जी पसंद करते हैं जी लेकिन वो अपने काम से मतलब रखे। जी, और उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया उसमें अपना और आगे बढ़े, सफलता प्राप्त की उन्होंने। ये हमारी उपलब्धि है एक तरह से, आप समझ लीजिए, जी बिल्कुल, पारिवारिक जीवन में। जी और जिस तरह हम ईमानदारी पूर्वक काम किया, जी तो हमारे जनरेशन, उनको भी मैं ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, जी और वो भी ईमानदार और चरित्रवान है। जी। तो राजनीति में कैसे आप, मतलब चुनाव कब से कैसे, मतलब कब मन बना ऐसा, या कब ऐसी परिस्थितियां बनी कि जेपी आंदोलन में जब नेतृत्व की क्षमता हम लोग को थी, जी, मैं आगे बढ़ के काम करता था जी, तो उसी समय से जब छात्र आंदोलन हुआ था, जी, तो तय हुआ था कि हर जिला से एक छात्र संघर्ष समिति के लोग लड़ेगा। जी, मतलब ये 74 वाले आंदोलन की बात कर रहे हैं? हाँ, 77 में, जी 77 में, हाँ 77 में जब चुनाव हुआ, लोकसभा डिसॉल्व हुई, जी, इंदिरा जी का इमरजेंसी समाप्त हुआ, जी, तो इमरजेंसी के बाद जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुआ, जी, तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की बारी जब आई, तो विधानसभा में तय हुआ कि हर जिला से छात्र संघर्ष समिति के एक कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। जी, औरंगाबाद भी हम लोग उम्मीदवार थे, जी, लेकिन चूंकि औरंगाबाद में नेतृत्व था सत्येंद्र बाबू का, छोटे साहब का, जो छोटे साहब के नाम से जाने जाते थे, जी, तो छोटे साहब ने औरंगाबाद में, औरंगाबाद उनके हाथ में था, और छोटे साहब जो है यहाँ चूंकि औरंगाबाद आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, जी, विधायकों के द्वारा जो इस्तीफा दिया गया था, तो उसमें औरंगाबाद के 4 विधायक आपको इस्तीफा दिए थे जेपी के मूवमेंट में। जेपी ने जब कहा कि इस्तीफा दे दीजिए जनप्रतिनिधि लोग, तो जब इस्तीफा दिया तो 4 थे, और 5वां रिजर्व सीट था, और समझे ना, 6ठा एक जगह तो मुस्लिम को देने की बात सत्येंद्र बाबू ने किया, तो छात्र को टिकट नहीं मिला। ये है औरंगाबाद के, लेकिन हम लोग वहीं से शुरुआत किए थे और छात्र आंदोलन से जुड़े रहे। जी, 2 प्रश्न मेरे पास आ रहा है। जब आपने बताया कि छात्र आंदोलन की आपने बात की, 77 के लोकसभा डिसॉल्व की बात की आपने, और इमरजेंसी की भी बात की आपने, तो 2 प्रश्न मेरे पास है। एक तो कि उस वक्त आप लोग, मतलब पार्टी कौन सी सपोर्ट किया करते थे, मतलब कौन सी पार्टी को आप लोग सपोर्ट करते? जनता पार्टी। जनता पार्टी। जनता पार्टी की स्थापना हुई थी जी, और जनता पार्टी से हम जुड़े। बाद में जनता पार्टी से ही आप सांसद भी बने फिर? जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी टूट गई। जी, समझे ना। जनता पार्टी का आपसी बंटवारा हुआ, जी, जिसमें 4 भागों में जनता पार्टी विभक्त हुआ। जी, समझे ना। उसमें जो है हम लोग जनता दल में रहे। आप लोग जनता दल में रहे? हाँ। और जनता दल से आप सांसद बने? हाँ, जनता दल चक्र छाप, वीपी सिंह थे उसके नेतृत्व वाली पार्टी थी। हाँ, वीपी सिंह का नेतृत्व था। जी,
उस पार्टी से हम जुड़े और विधायक भी बने तो चक्र छाप से बना। आते हैं बात की कहानी पे, लेकिन जब आप 77 के आंदोलन की बात कर रहे हैं, 74 के आंदोलन की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी की बात की आपने, आपातकाल की बात की आपने, आप लोग युवा थे उस वक्त में, थोड़ी आपातकाल के समय की अगर कुछ घटनाक्रम पे अगर प्रकाश डालें, आप लोगों का जीवनचर्या कैसा चल रहा था? औरंगाबाद लोकसभा या औरंगाबाद शहर का उस टाइम तो शायद बंटवारा नहीं हुआ था, जिला भी नहीं घोषित हुआ होगा औरंगाबाद, तो कैसा माहौल था उस टाइम में? मतलब आपातकाल जिला घोषित हो गया था। जिला घोषित हो गया था जी, औरंगाबाद जिला बन गया था जी। और वो जब इमरजेंसी हुई जी तो हम तो भूमिगत काम किया जी इमरजेंसी में, बाकी छात्र लोग आपको जेल गए, पकड़े गए और उसमें दूसरे असामाजिक तत्व भी पकड़े गए थे। तो इस तरह वो इमरजेंसी में आपको बहुत अत्याचार हुआ एक तरह से, कोई बोल नहीं सकता है, कोई आंदोलन नहीं कर सकता है, कोई विरोध नहीं कर सकता है, विरोध करिएगा तो जेल जाइएगा, तो ये सब बात थी। अब इमरजेंसी में भी हम लोगों को संगठित किया। जी। मतलब छात्रों युवाओं के बीच में कैसा माहौल रहा करता था? मतलब एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर के कुछ इस तरह का उबाल था या फिर मतलब माहौल कैसा? देखिए, जब छात्र आंदोलन का नेतृत्व जेपी ने शुरू किया जी, तो बिहार में मुख्य जो है जो उन्होंने मुद्दा रखा, कहा कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, न होने देंगे, न करेंगे, समझे ना। उस समय उनका सबसे पहला महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा, ये चार चीज को फोकस जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया और उसी को आधार बना के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी। तो ये मतलब आपने एमए किया इकोनॉमिक्स ऑनर्स अर्थशास्त्र से, आपने बताया आप जेपी के आंदोलन में से छात्र युवा राजनीति में आए, युवा छात्र राजनीति में, और वहां से संघर्ष करना शुरू किया आपने। मोटिव क्या, मकसद, किस मकसद से आप लोग ये काम कर रहे थे? मतलब बाद में चुनाव की भी आपने बात की कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे जी, महंगाई को समाप्त करेंगे जी, बेरोजगारी दूर करेंगे, कुशिक्षा को दूर करेंगे जी, यही मुद्दा था, यही मोटिव था, यही मकसद था। हाँ। आप मकसद ये 3-4 पॉइंट्स आपने रखा, बेरोजगारी, रोजगार, भ्रष्टाचार। जब आप आगे 96 में जब आप आते हैं तो 95 में आप विधायक बनते हैं, 96 में सांसद बन जाते हैं, मौका मिलता है आपको, तो आज भी मुद्दे यही हैं लमसम। आज के भी परिदृश्य को देखा जाए तो जो मुद्दे जेपी के आंदोलन से चल रहे थे, आज भी वो मुद्दे एज इट इज बने हुए हैं। पॉलिटिकल नजरिए से अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों के लमसम यही मुद्दे हैं। तो कैसे देखते हैं, भिन्नता कितनी देखते हैं आप उस वक्त के इन मुद्दों में और आज के इन मुद्दों में? कितनी असमानताएं हैं या कुछ हुआ है, कुछ बदलाव आया है? या बदलाव तो बहुत आया जी, समझना। बदलाव नीतीश कुमार के कार्यकाल में जी, जब नीतीश कुमार बिहार में आए, उनके कार्यकाल में जो बदलाव आया जी, वो बिहार एक मिसाल बना पूरे देश में। और बिहार को हम बहुत ही आपको जो पटरी से उतर गया था, अराजक व्यवस्था हो गई थी, वो सारे व्यवस्थाएं दूर हुए और कानून का राज स्थापित हुआ जी, और बड़े पैमाने पर काम हुआ, जिसको कहा जाता है बड़े पैमाने पर बिहार में काम हुआ, और बिहार आज विकसित राज्यों के श्रेणी में आने जा रहा है। लेकिन उस वक्त जब आप जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं तो उस वक्त जो बिहार में सरकारें थी या जब बाद में सरकारें जो आई, आप लोग मतलब इमरजेंसी के दौर के बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि सरकारें जो आई, इन्हीं मुद्दों पे आई, जेपी के आंदोलन से ही निकल करके अपने लालू प्रसाद यादव जी या फिर और भी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी लोग, जो सरकारें बनी वो इन्हीं मुद्दों पे बनी। तो उस वक्त मतलब
सेम मुद्दों को लेकर के सरकारें बनी, तो उन लोगों ने क्या कुछ काम नहीं किया, या फिर मतलब कैसे देखते हैं उन सरकारों को? उन सरकारों में काम अगर होती जी तो वो सरकार कभी जाती ही नहीं जी। अपार जन समर्थन था जी है ना जी। तो उस समय अगर काम होते तो जाती ही नहीं सरकार। लेकिन निकले तो यहीं से, जेपी के आंदोलन से ही। जेपी के आंदोलन से निकले जी। लेकिन अब जेपी के जो मुख्य मांगे थी जी, जो मुख्य मुद्दे थे जो जी जैसे आपको बेरोजगारी, जैसे अशिक्षा, तो उस पर कोई फोकस नहीं किया गया। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार पर कोई फोकस नहीं किया गया, समझ गए। तो फोकस नहीं किया गया तो फिर पुनः परिवर्तन की बयार वही, और परिवर्तन भी हुआ। लेकिन लंबे समय तक वो सरकार चला। नीतीश कुमार के आने से पहले तो काफी दिनों तक वैसे ही सरकार चलती रही। तो उस वक्त जो सरकारें चली उसका क्या परिणाम हुआ, सब समाज को क्या मिला उसमें? उस समय देखिए जो सरकार चली ये हुआ कि लोगों को आवाज मिला, लोगों की बोलने की ताकत बढ़ी, यह बात हुआ। तो परिवर्तन तो हुआ था। मतलब एक आम जन को का आवाज बने लालू प्रसाद यादव जी, इसको आप भी मानते हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके जीवन परिचय पे अगर लौटूं, तो जब आप पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए, मतलब पहली बार जब आपको टिकट मिली, तो क्या एक ऐसा मतलब वो एक पल कौन सा था जब आपको लगा कि नहीं अब मतलब इस बार तो टिकट लेना है और चुनाव लड़ना है? मतलब माहौल कैसे बना था, कैसे माइंडसेट आपने किया था पहली टाइम चुनाव के लिए? देखिए हम नबीनगर से आते हैं जी, और नबीनगर में लगातार आपको कांग्रेस से रघुवंश बाबू विधायक हुआ करते थे जी। बड़े मृदुभाषी थे, मिलनसार थे जी। लेकिन आपको उनका विकल्प आपको नहीं था जी। हमने जो है शुरुआत किया कि हमको राजनीति करना है जी। और इस सक्रिय राजनीति में हमको जाना है। तो हमने जो है सर्वप्रथम आपको नबीनगर में आपको पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम प्रखंड अध्यक्ष से शुरुआत किया। मतलब जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? जनता दल की बात कर रहे हैं? जनता दल में जी। तो जनता दल में हमने प्रखंड अध्यक्ष का पदभार लिया और संगठन को हमने मजबूती प्रदान किया, कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया, कार्यकर्ता हमारे साथ आए और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। इसके बाद कार्यकर्ता कहे कि से लड़ेंगे वीरेंद्र सिंह, और इसका नतीजा हुआ कि मैं लड़ा और बहुत अच्छी तरह जो है हमारी जीत हुई। पहली बार विधायक बने? हाँ, पहली बार विधायक बने जी। यह कार्यकर्ताओं का देन है, मेरा नहीं जी। हाँ, कार्यकर्ता को मैंने संगठित किया, यह मैं बता रहा हूँ। कार्यकर्ता हम प्रखंड स्तर पर प्रखंड अध्यक्ष के रूप में हम आए और प्रखंड अध्यक्ष बन के सारे जगहों में, पंचायत में, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मान सम्मान और उनको संगठित करने का काम किया। कार्यकर्ता में जोश भरा, कार्यकर्ता उत्साहित हुए और इसका नतीजा हुआ कि हमको पार्टी ने टिकट दिया और मैं विधायक बना, पहली बार विधायक बने जी। ये 96 की बात? 95 में आप पहली बार विधायक बने जी। फिर 96 में दोबारा, मतलब साल भर? 96 में मुझे सांसद का टिकट दिया गया। तो मतलब साल भर में चुनाव आने वाले थे 96 में लोकसभा का, तो कैसे आप विधायक से शिफ्ट कर गए? मतलब आपकी बोले तो कद बढ़ गया आपका पार्टी में? देखिए एक बात आप समझ लीजिए जी, मैं जब विधायक था तो अगला बैक बेंचर होते हैं, पहले जो जीत के जाते हैं सर्वप्रथम पहला जी, वो बैक बेंचर रहते हैं जी। तो मैंने उनको पीछे बैठने का सीट मिलता है जी, लेकिन मैं पहली लाइन में बैठता था जी, है ना जी। ये विधायक बन के भी मैं बैक बेंचर कभी नहीं रहा जी।
मैं एकदम अगली बेंच में, अगली जो टेबल होता है उस टेबल पर मैं बैठा जी, बिल्कुल नेतृत्वकर्ता की तरह वहां भी नेतृत्व, वहां बैठा। और साल भर भी जो मेरी कार्य शैली रही जी, वह विधानसभा में भी मैं हर बात पर खड़ा होता रहा जी, और आपको उस समय भी लोग देखते थे कि से इनमें नेतृत्व की क्षमता है जी, तो हमको देखकर पार्टी ने हमको टिकट दिया था जी। तो 96 में आपको टिकट मिला और बिहार के माने बिहार के दिग्गज नेता थे जी, हाँ, सत्येंद्र नारायण सिंह जी, तो है ना, छोटे साहब के नाम से जाने जाते थे जी, उनको हराया जी। अभी यह जनता का महान जनता, देवतुल्य जनता, नबीनगर और औरंगाबाद की जनता का ये प्यार और स्नेह था जी कि हम वैसे व्यक्ति को पराजित कर सके। जी, दिग्गज नेता सत्येंद्र नारायण सिंह को आपने हराया, बिल्कुल, और आप सांसद बने। हाँ, 1995 में आप विधायक बने, 96 में आप सांसद बन गए। मतलब बिहार से दिल्ली का सफर कुछ 1 सालों में आपने तय कर लिया। जी जी जी। अब आपको मौका मिला काम करने का, तो कुछ अगर आपके राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने आप समझिए, जब मैं लोकसभा में गया जी, और प्रथम सत्र जी, 10 जुलाई 1996 जी, है ना को मैं लोकसभा में जी, अपनी बात को रखा जी, है ना जी, उस समय अपनी बात को रखा और मैं नबीनगर थर्मल पावर के लिए आवाज उठाया। जी, नबीनगर थर्मल पावर के लिए जी, बात चल रही थी नबीनगर थर्मल पावर का, जी, लेकिन हुआ यह था कि हमने जब आवाज उठाया और हमने जानने का प्रयास जब किया तो उसमें हमें यही पता चला कि नबीनगर के लिए जो कोयला का प्रक्षेत्र तय किया गया है उससे आपको बिजली बन ही नहीं सकती है। इसलिए वह प्राइवेट सेक्टर में रखा गया था कि प्राइवेट सेक्टर का कोई व्यक्ति आवे और टेंडर दे और उसको वो वहां थर्मल लगाए। लेकिन हमने पता किया कि क्यों आखिर टर्न अप नहीं हुआ कोई भी, तो पता किया तो पता चला कि जो कोयलरी इसके साथ अलॉट है वह आपको थर्मल माने विद्युत ताप विद्युत बनाने की क्षमता नहीं है, उसके क्षमता उसमें नहीं है, उसके योग्य नहीं है, वो कोयला खराब है, समझे ना, कोयलरी खराब अलॉट किया गया था। इसलिए कोई निवेशक, समझे ना, कोई निवेशक टर्नअप नहीं हुआ। तो हमने इस बात की आवाज वहां उठाया और हमने मंत्री से भी मिला और मंत्री से मिलकर, समझे ना, कोयला राज्य मंत्री उस समय थी श्रीमती कांति सिंह जी, समझे ना, उनसे भी मिला। हम और मिलने के बाद में उनसे मैं कहा कि जो कोयलरी जो है लॉट है वो आपको उससे आपको कोयला बन ही नहीं सकता है, गुणवत्ता ठीक समझे ना, उसको ऊर्जा पैदा हो ही नहीं सकता है, तो उसको चेंज कीजिए। और मैं कोल परामर्शदात्री समिति का भी सदस्य था जी, और कोल परामर्शदात्री के सदस्य रहते हुए हमने वो आपको पार्लियामेंट के जो कमेटी है वो कमेटी में इस बात को पुरजोर ढंग से उठाया और उसमें चूंकि कोल इंडिया के सारे अफसर आते हैं, समझे ना, उनके बीच में ये रखा और बाद में जो है कोयलरी चेंज किया गया, तब जो है परिवर्तन हुई। और बाद में तो नीतीश कुमार जी का कृपा रहा कि उन्होंने रेलवे को कहा कि आपको बिजली आपको बनाना है तो आप नबीनगर में क्यों नहीं बनाते, समझे ना, वो कहे, समझे ना, लोग नबीनगर को ही सेलेक्ट किया और नबीनगर में बाद में थर्मल बना। और बाद में तो बिहार सरकार भी तय कर दिया कि से हम नबीनगर में एक थर्मल और अतिरिक्त बनावेंगे, समझे ना, 1980 मेगावाट का नबीनगर में आधारशिला रखा गया। वो नीतीश जी के कार्यकाल में रखा गया और नीतीश जी वो उसमें तय हुआ था कि बिहार सरकार और एनटीपीसी दोनों के कोलैबोरेशन से यह बनेगा, तो आराम से जो है दूसरा
जो प्लांट है वो लग गया, तो उससे हमको आसार था कि बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, और ये तो हमारा आंदोलन का मुख्य मुद्दा था, और इसीलिए जो है थर्मल का सपोर्ट भी हम लोगों ने किया। नबीनगर में विद्युत ताप डेवलपमेंट या विद्युत ये बिजली उपकरण जो लगाए गए या पावर प्लांट जो लगाया गया, नीतीश कुमार का क्रेडिट जाता है इनसे। बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है जी। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री वो हैं जी, और लोकप्रिय हैं, विकास पुरुष हैं जी, उनकी तुलना आप नहीं किया जा सकता है। मतलब बिहार की तो है ही, नबीनगर के भी हैं, नबीनगर में नबीनगर का तो कहना ही नहीं है। नबीनगर के तो हम लोगों के वो एकदम समझने पिता तुल्य हैं जी। हाँ। दो बातें यहाँ पे निकल करके आ रही हैं आपकी इन बातों से। एक बात तो मैं ये जानना चाहूंगा, आपने कहा छोटे सरकार उस टाइम में सांसद हुआ करते थे, जब आपने चुनाव लड़ा उनको आपने हराया। दूसरी कि वो जो घराना है सत्येंद्र नारायण सिन्हा, बिहार विभूति के खानदान से वो आते थे जी। वहीं दूसरी तरफ औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ भी बोला जाता है, तो चित्तौड़गढ़ तो आपने बचा लिया, मतलब क्यों उनको हार का सामना करना पड़ा? कुछ कारण रहे होंगे उस वक्त के। बिल्कुल जी, मैं तो उनके साथ भी काम किया था जी। देखिए, उसका हार का मेन कारण जो था जी, हमारा अनुभव है जी, कि वो लोग जनता से संपर्क नहीं कर पाते थे। बड़े नेता थे, बड़ी पृष्ठभूमि थी, पटना से आते थे और 5 वर्ष में एक बार आते थे, बीच में नहीं कभी दर्शन होते उनकी जी। मतलब पब्लिक में कनेक्टिविटी नहीं थी। यही हार का मुख्य कारण था, मुख्य कारण यही था। हाँ। आपने दूसरी बात कही, माननीय मुख्यमंत्री जी को यशस्वी मुख्यमंत्री से संबोधित किया आपने, और नबीनगर के लिए आपने पिता तुल्य होने का भी उनके बारे में आपने कहा। फिर अगर देखा जाए तो आप, हालांकि 2010 में भी आप विधायक बने, 2015 में भी आप विधायक बने, जनता दल यूनाइटेड ही पार्टी रही, मतलब नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही आप बने। पिछली बार की हार को कैसे देखते हैं? फिर अगर इतना कुछ किया नबीनगर में, तो ये हार का मतलब कारण क्या है, इसकी समीक्षा कैसे करेंगे? देखिए, मैं आज भी नहीं मानता हूं कि मैं हारा हूं जी। अभी जो एनडीए है जी, एनडीए में 5 दल हैं जी। उस समय एनडीए थी 2020 में जी, लेकिन उसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ नहीं थे, चिराग पासवान हमारे साथ नहीं थे, समझे ना। उपेंद्र कुशवाहा का एक कैंडिडेट था, कुछ जातीय एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग उस तरफ बह गए। चिराग पासवान के भी कैंडिडेट थे, और चिराग पासवान का भी कैंडिडेट था, समझे ना। तो कुछ अपनी अपनी शक्ति दिखाने के लिए कि हम किस तरह से हैं, उस तरफ बह गए और वो वोट काटे, समझे ना। और इसी का कारण हुआ कि हमारी हार हुई, नहीं तो कोई वोट की कमी नहीं, हम जीते थे जिस समय 15 में, उससे अधिक वोट हमको मिला वहां, समझे ना। लेकिन हमारी हार हुई इसलिए कि उधर आपको हमारा ही वोट कट गया, यही कारण था कि मैं हारा। मतलब कुछ अपने घटक दलों के जो आज आपके साथ हैं, उनके कैंडिडेट होने की वजह से ही हार आप? बिल्कुल, मतलब हार की समीक्षा करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी के कारण मजबूत वजह यही है। हाँ, ये एकमात्र वजह है जी, मजबूत नहीं, एकमात्र वजह है। मैं हार ही नहीं सकता हूँ। मैं तो आज भी कहा हूँ कि मुझको आज भी जनता इतना प्यार करती है, इतना स्नेह देती है, इतना जो है हमको चाहती है कि आज भी मैं कह रहा हूं कि मैं हारा नहीं। और एक बात आप समझ लीजिए जी, मैं आपको बता रहा हूं अपनी जिंदगी के बारे में जी। मैं तो औरंगाबाद देख रहा हूं, दूसरी जगह की बात मैं नहीं करूंगा जी।
या पूरे बिहार को भी देख रहा हूँ। जी जैसे नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे गांव और टोला और बसावट है। 600 से ऊपर गांव है, 600 से ऊपर टोला और बसावट और गांव है। जी आप समझ सकते हैं कि इन सारे गांवों में जाना किसी के बूते की बात नहीं है। कोई प्रतिनिधि आज तक नहीं गया है सारे गांव में। अगर वो गया हो, कोई प्रतिनिधि XYZ, उसको आप डिटेल सर्वे कर लीजिए। अगर गया हो तो मैं उनसे आज ही हार स्वीकार कर लूंगा। समझ गए जी। कोई नहीं गया है और कोई जाता भी नहीं है। कुछ सेलेक्टेड गांव में जाता है, कुछ सेलेक्टेड लोगों के पास जाता है, उनके कार्यक्रम में जाता है, शादी ब्याह न्योता में जाता है। लेकिन जो गांव के लोग हैं, उनकी दुख और सुख और उनकी समस्याओं को जानने के लिए वो नहीं जा पाते। मैं कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि एक एक गांव, मैं विधायक था तब भी, नहीं हूं तो पर भी, मैं एक एक गांव उन टोले और बसावट में आज भी सब घूम गया हूं। और हम घूमने का हमारा स्टाइल दूसरा है। हम पंचायत को टारगेट करते हैं। एक पंचायत में पहले जितने गांव है उसको लिपिबद्ध करते हैं और उसको लिपिबद्ध करने के बाद उन पंचायतों को, उन गांवों में मैं तिथि तय करता हूं और समय तय करता हूं कि इतना समय में आपके गांव में, 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 समय निर्धारित करके मैं फ्लैश कर देता हूं और एक पंचायत एक दिन में घूमता हूं। इस तरह मेरा घूमने का सिलसिला चलता है। तो और किसी गांव को आपने छोड़ा नहीं? किसी को नहीं, टोले मोहल्ले कोई टोला मोहल्ला, किसी जात या किसी बिरादरी का हमको, हमारे लिए कोई अंतर नहीं है। कोई जात हो, कोई बिरादरी हो, कोई दूसरे पार्टी का हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मैं सबके लिए प्रतिनिधि के रूप में जाता हूँ। एक एक गांव में, एक एक टोले में, एक एक मोहल्ले में मैं जाने का काम किया हूँ और आज भी मैं घूम रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि घूमता रहूंगा। अविनाश जी, आपको बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं मैं कभी भी टिकट मांगने नहीं गया। हम काम करते हैं क्षेत्र में, हमको पार्टी लड़ाएगी, लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी, नहीं लड़ेंगे, समझ गए? हम तो काम करते हैं, हम टिकट के लिए दौड़ते नहीं चलते हैं, समझे ना? ये आपको बता रहा हूं। तो हमने एक एक गांव, एक एक गलियों में आपको घूमने का काम हमने किया लोगों से, और आगे भी घूमते रहेंगे। और आपको बता देते हैं कि कोई कहता है कि से वो पैसा से, संसाधन से लोग जीतता है। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं। आप जनसंपर्क से, प्यार से, स्नेह से, आप उनके लिए जो आप करते हैं उससे जीतते हैं आप। रुपए की महत्व नहीं है, रुपए की महत्व नहीं है ना। कोई रुपए पैसे की बात करना एकदम फिजूल की बात है। लोग कहता है कि सिर्फ वीरेंद्र बाबू खर्च नहीं करते हैं, तो वीरेंद्र बाबू चोर तो है नहीं, वीरेंद्र बाबू कमीशन खोर तो है नहीं, वीरेंद्र बाबू 1 रुपया किसी से लेता नहीं है, वीरेंद्र बाबू कभी कमीशन लिया नहीं। ये काम हमने नहीं किया। तो मैं ईमानदारी से डंके के चोट पर कह रहा हूं, मेरा नेता जिस तरह से ईमानदार है, मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं कि मैं भी उनके आदर्शों पर चलता हूं, ईमानदार हूं और उसी ईमानदारी से काम करता हूं, करता रहूंगा। आप 3 बार विधायक रहे नबीनगर से लगातार, मतलब 15 और 10 और 15 तो लगातार, और उसके पहले 95 में, यानी 3 टर्म आपको मिला काम करने के लिए। एक बार आप सांसद भी रहे। कुछ आपके राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो कि नबीनगर के लिए, विधानसभा के लिए आपने क्या किया, या लोकसभा में आपने कुछ बड़े कार्य क्या किए, तो क्या रहे हैं वो कार्य? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए। जी। जैसे
नबीनगर में एक तो आपने थर्मल पावर ग्रिड ये अपना हाँ, एनटीपीसी की बात। नबीनगर में आपको बिजली की कमी थी जी, छोटे छोटे गांव थे जी, सड़कों की कमी थी जी, बिजली और सड़कों की कमी थी। मैं आपको सरकार के सहयोग से जी, समझे ना 300 से ऊपर आपको गांवों को चिन्हित किया जी, समझे ना जी, और सड़क बनाने का काम किया। जी, मेरा जो उपलब्धि है आपको बता रहा हूं जी, कि गांव में बिजली नहीं थे। जी, सरकार की उस समय कोई योजना नहीं थी कि हर गांव में बिजली हमको पहुंचाना है। जी, उस समय योजना नहीं थी, लेकिन सरकार ने जो विधायक फंड होता है, विधायक फंड में आपको ट्रांसफार्मर देने का परमिशन दिया। मैंने 300 से ऊपर ट्रांसफार्मर लगाया नबीनगर विधानसभा में। एक एक गांव, छोटा बड़ा गांव जहां आपको बिजली नहीं थे वहां बिजली पहुंचाने का काम किया सर्वप्रथम। और इसके बाद तो सरकार का भी आपको फैसला आया कि हम हर गांव को बिजली देंगे, हर घर में बिजली देंगे, समझे ना, सरकार का भी आया। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूं कि विधायक राशि से हमने 300 से ऊपर ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया। दूसरा आपको बता रहा हूं कि से पूरे बिहार में हमारे कार्यकाल में तय हुआ कि जो रोड बने हैं उसकी मरम्मती श्रेणी 1 रोड जो होगा उसको किया जाएगा। जी, श्रेणी 1 जी, हमने पता लगाया कि श्रेणी 1 हमारा जो है से माने क्या आधार है उसका, श्रेणी 1 का, समझे ना। हमने पूछा तो 2 रोड का गया था श्रेणी 1 का कि 2 रोड है सिर्फ। लेकिन हमने पता लगाया, हम चूंकि एस्टीमेट कमेटी के कन्वेनर थे, कन्वेनर के नाते मैं बैठक कराया पटना में और मैं सचिव से पूछा कि आप बताइए कि उसका क्राइटेरिया क्या है कि आपको समझे ना श्रेणी 1 कैसे होता है, और वो क्राइटेरिया बताए और उस क्राइटेरिया के अनुरूप मैंने जो है उसको अनुशंसा किया, समझे ना। और 22 सड़क पूरे बिहार में कहीं भी 22 सड़क नहीं बना, वहां मंत्री के यहाँ नहीं बना श्रेणी 1 मंत्री कहा कि से विधायक जी हमारे यहाँ तो 2 सड़क श्रेणी 1 है, समझे ना। तो श्रेणी 1 हमने 22 सड़कों को श्रेणी 1 में बनाया। और आप कहिएगा तो सबका नाम बता दूंगा, समझे ना। 22 सड़कों को श्रेणी 1। हालांकि सरकार ने फिर फैसला को बदला और सरकार ने कहा कि अब श्रेणी 1 के बाद अब श्रेणी 2 और श्रेणी 3 माने द्वितीय और तृतीय में भी हम उसका काम करेंगे, सड़कों का निर्माण, हाँ, सड़कों का सुदृढ़ीकरण करेंगे। तो ये फैसला आ गया बाद में। तो ये जो है इस तरह से हमने काम किया। और एक आपको बता रहे हैं, जब आपको अनुशंसा करने की बात हुई सड़कों का, तो मैंने 150 रोड जो है अनुशंसा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। मुख्यमंत्री जी को दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा, समझे ना, वो आपको मांगने का भी कोई सीमा होता है। आपने 150 रोड मांगा है, हम 3 बार मुख्यमंत्री बनेंगे तब न बनेगा, समझे ना। मतलब माननीय नीतीश कुमार जी की बात आप कर रहे हैं, उनका बात उन्होंने कहा कि मांगने का भी कोई सीमा होता है। 150 रोड मांगा है, हम 3 बार मुख्यमंत्री बनेंगे तब न बनेगा। हमने कहा कि आप हमारे नेता हैं, हमारा मांग करना हमारा काम है, समझे ना, देना और न देना आपका काम है, समझे ना। हमने ये कहा कि देना और देना आप हमारे नेता हैं, देना और न देना आपका काम है, समझे ना। और
जब चुनाव में आए तो मैं उनको कहा कि आपने कहा था कि मांगने की भी कोई सीमा होता है, समझे ना। तो आपके कृपा से मेरे यहाँ आपको 276 रोड बन गया, 150 नहीं, सारा रोड बना। मतलब एक ही 5 वर्षीय कार्य में, एक ही पंचवर्षीय में? जी हाँ जी। यह बना, और बना तो हमने कहा कि ये आपकी कृपा से बना। तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही कह दिए थे, समझ गए। हम कहे कि से चलिए, तो यह जो है आपको उपलब्धि है, और आपको बता रहे हैं कि एस्टीमेट कमेटी के हम बैठक कराए, उसमें जो सड़कें थे जिसकी संख्या कम थी, समझे ना, वो सड़क नहीं लिए गए थे। हमने सचिव को कहा कि कैसे बनेगा। सचिव ने कहा कि आप लिस्ट दीजिए। हमने 110 रोड का लिस्ट दिया, और कार्यपालक अभियंता औरंगाबाद को बुलाया गया, और बुलाकर 110 रोड को स्वीकृत कर दिया, समझे ना। ये हमारा कमेटी का दिन है। और वो उस समय नहीं बने, हम उसके बाद हार गए, लेकिन उस समय नहीं बने, लेकिन सारे हमारे अनुशंसा का रोड ही बन रहा है जी, आज भी जी। वो सब हमारा अनुशंसा है जी। उस पॉइंट पे हम लोग आते हैं, वर्तमान 5 वर्ष पे भी चर्चा होगी। लेकिन एक प्रश्न ये आ रहा है कि औरंगाबाद जिले को ही अगर देखा जाए तो उग्रवाद प्रभावित जिले में आता था औरंगाबाद, जिसमें कि आपका नबीनगर भी प्रबलता से उसके नाम आती थी, मतलब ऊपर नंबर पे आता था नबीनगर भी उग्रवाद में। तो कैसे ये, मतलब जब आप पहली बार विधायक बने या जब आप सांसद बने, उस वक्त उग्रवादियों का प्रभाव? देखिए, हमारे नेता जो विकास पुरुष हैं जी, उनका सोच बेहतरीन सोच है। उनके सोच का परिणाम था कि उग्रवाद खत्म हुआ। कैसे? उन्होंने एक एक गांव को सड़कों से जोड़ने का काम शुरुआत की, समझे ना। और वहां कोई आवागमन का साधन नहीं था, तो जा नहीं पाता था, तो उग्रवाद वहां रहते हैं या डर से कोई जाता नहीं था, समझे ना। आज तो सारे गांवों में सड़कों का जाल बिछ गया, कहीं उग्रवाद नहीं है, समझे ना। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं विधायक रहा हूं तो कभी भी ऐसा नहीं किया कि उधर उग्रवाद रहते हैं तो मैं नहीं गया। एक एक गांव में गया, समझे ना, और उन लोगों को बीच में भी गया। तो ये बात है, आज उग्रवाद नहीं है ना। उग्रवाद अब तो एकदम समाप्त है जी। पिछले 5 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो आप तो विधायक रहे नहीं पिछले 5 वर्षों में। 2020 का चुनाव आप जीत नहीं पाए। अपोजिशन आपको मैं कह सकता हूं नबीनगर के विधानसभा के ये में कि आपके पार्टी की सत्ता और सरकार जरूर है, लेकिन आप विपक्ष हैं वहां पे। कुछ बड़े घटनाक्रम भी हुए आपके विधानसभा में, काफी हाय तौबा मची, काफी शोर शराबा हुआ। कुछ एक मुझे याद है, कुछ बच्ची का बलात्कार, कुछ इस तरह का घटना घटा, कुछ मर्डर्स, गाला जी, ये सब दुष्प्रचार था जी। उन्हीं लोगों का, तो जो आप जिसको आप हमको विपक्ष कह रहे हैं, उनको पक्ष कह रहे हैं जी। ये वैसे ही लोगों का दुष्प्रचार था। वो कहाँ हुआ? वो तो पता चल गया, वो तो षड्यंत्र था, समझे ना। वो कुछ था ही नहीं, समझे ना। ऐसे ऐसे किए जाते हैं जी। हाँ, कुछ और घटना भी घटी कि नहीं, मतलब कुछ हत्या वगैरह भी हुए आपके, मतलब इन 5 वर्षों की मैं बात कर रहा हूँ कि नहर के किनारे कुछ मार दिया गया, बाइक से आ रहे थे लोग उनको, तो इस तरह की घटना भी, मतलब उग्रवाद तो नहीं रहा लेकिन कुछ ऐसे। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए जी, कानून की राज है जी। और नीतीश कुमार ने कहा कि न्याय के साथ विकास करेंगे जी। मतलब कानून की राज स्थापित करके तब विकास करेंगे जी। समझ लीजिए जी। तो आपको कुछ घटनाएं घटती है
तो कुछ घटनाएं घटती हैं, उसका कारण दूसरा होता है, न कि आपको उग्रवाद है। नहीं, उग्रवाद तो नहीं है, लेकिन मैं इसको वो कारण, उसका कारण होता है कि कुछ असामाजिक तत्व या फिर कुछ आपराधिक किस्म के लोग को बढ़ावा मिला, जमीन में विवाद हुआ, दो भाई लड़ गए जी, उसमें हत्या हो गई। तो ये तो इस तरह की घटनाएं तो हो जाती है कभी कभी, लेकिन हमारे यहाँ कोई वैसी बात नहीं है। मतलब अपराधियों का बोलबाला कुछ पढ़ा नहीं ऐसा? ना, ऐसा हमारे यहाँ है ही नहीं, ये झूठा बात है। हमारे यहाँ कोई अपराधियों का बोलबाला नहीं है। हमारे यहाँ एकदम आपको न्याय के साथ विकास की गाड़ी चलती है, और उसमें हम लोग कहीं डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। हाँ, चाहे विपक्ष का विधायक हो या पक्ष का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जनता का काम होगा तो हम उसके साथ हैं जी। 5 वर्षों के कार्यकाल को अगर देखा जाए, वर्तमान विधायक के कार्यकाल को, तो कैसे समीक्षा करेंगे? हम वर्तमान विधायक के कार्यकाल इसको मानते ही नहीं जी। तो हमारी सरकार है, जो कार्यकाल है, जो उपलब्धि है हमारी, मतलब विधायक होते हुए उनको कोई क्रेडिट नहीं? कोई उनको विधायक होने का तो विधानसभा में बोलने के केवल है जी। वो कौन सा वो क्या करा सकते हैं? जो करा रही है वो सरकार करा रही है, तो सरकार हमारी है। मैं तो ये मानता हूं कि सब हम काम आपको हो रही है, और ये हमारे सरकार के उपलब्धि है। विधायक निधि या कुछ उनके अपने फंड की अगर बात करें तो उसको लेकर के कुछ विकास वगैरह का काम किया है उन्होंने? मतलब 5 वर्षों के विकास के फंड उनको विधायक फंड का होगा तो वो बताएंगे। मैं उनकी विधायक फंड का क्यों जिक्र करूं? मतलब कुछ काम हुए हैं, विकास हुआ है कुछ 5 वर्षों में क्षेत्र में विधायक फंड में? जी, हमको तो नजर नहीं आता है, उन्हें बताएंगे। आप जाइए गाँव घूम लीजिए। अविनाश जी, आप जो है नबीनगर के गांवों में जाके घूम लीजिए, कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां मेरा काम नहीं है, कोई गांव। और उनका भी आप देख लीजिए कि कितने गांव में है, इस चीज से पता चल जाएगा कितने गांव में है। तो मेरे काम जो मेरे द्वारा अनुशंसा किया हुआ, सरकार जो रोड बना रही है उस पर बोर्ड लगाते चलते हैं। वो तो सरकार उसको वहीं से आपको उद्घाटन कर देती है, शिलान्यास कर देती है, मुख्यमंत्री के द्वारा हो जाता है ना। ये उनकी उपलब्धि तो उनके विधायक फंड का होगा। तो विधायक फंड में वो का किए हैं वो जनता को बताएंगे, बाकी कोई उपलब्धि नहीं है। आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, कुछ दिख रहा है? तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब विधायक फंड का कोई भी डेवलपमेंट कहीं नजर नहीं आता है ना। अब क्या है, होगा कहीं कहीं होगा। अब जैसे कोई गली में पीसीसी दे दिए हैं तो होगा, उस तरह की हम नहीं कह सकते जी। 5 वर्षों के सरकार के कार्यकाल को अगर देखें तो इसकी चर्चा, मतलब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? 5 वर्ष के कार्यकाल को देखिए, 5 वर्ष, जबकि इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। हाँ। मैं वो इंडिकेट कर दूं कि इन्हीं 5 वर्षों में आपके माननीय मुख्यमंत्री, जिनको आप विकास पुरुष के नाम से नवाज रहे हैं, तो आपके नेता कभी इस तरफ और कभी इस तरफ, मतलब दोनों पार्टियों के साथ पाला बदल करके सरकार चलाया उन्होंने। 17 महीने की सरकार इनकी भी रही। आप तो इन 5 वर्षों को अब कैसे देखते हैं? देखिए, 5 वर्षों में हम नीतीश कुमार के सरकार को आपको उपलब्धि इसलिए देंगे कि थोड़ा बहुत नहीं काम उन्होंने किया। उन्होंने घोषणा किया था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 10 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दे दिया, समझ गए। और रोजगार अभी लगे हुए हैं। इसका क्रेडिट तो कुछ तेजस्वी यादव भी लेते हैं कि हम थे तो हमने दिया। आप जानते हैं कि वो फाइल पर सिग्नेचर मुख्यमंत्री का होता है, ना कि उप मुख्यमंत्री का होता है क्या? जी, अगर ऐसा होता हो तो वो बता दें। एक निर्णय, वो अपने कार्यशैली, कार्यनीति, अपने नीतियों के बारे में बताते हैं, हमारी नीतियों से ऐसा ना। उनकी नीति कैसे? नीतीश कुमार की नीति देश में अनुकरण करता है। नीतीश कुमार ने देश में ऐसा कार्यक्रम चलाया, यहाँ पंचायतों में आरक्षण लगाया, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। नीतीश कुमार ने जो काम किया कि आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चालू किया,
जो गरीब नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू कर दिया। नीतीश कुमार ने क्या किया, आपको जो IIT कंप्लीट करेगा उसको हम 50,000 रुपए देंगे। जो आपको IAS की तैयारी करेगा उसको हम 1.5 लाख रुपया देंगे। नीतीश कुमार ने क्या किया, जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे उनको हम 10,000 रुपया देंगे। जो IASC फर्स्ट डिवीजन IASC पास करेगा उसको हम 25,000 देंगे लड़कियों के लिए। और उन्होंने कहा कि जो BA पास करेगा, BSc पास करेगा उसको हम 50,000 रुपया देंगे। तो आप समझ लीजिए प्रोत्साहन बढ़ी। पहले का आप देख लीजिए पूर्ववर्ती समय का, तो पहले के शासन काल में आपको शिक्षा में, स्कूल में लड़कियां होती ही नहीं थी। बच्चियों का तादाद बिल्कुल परसेंटेज कम था, बिल्कुल परसेंटेज न के बराबर था। आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां, आज अनुपात में जो लड़के और लड़की दोनों बराबर हो गए और लड़कियों की संख्या अधिक हो गई। यह किसका देन है? यह नीतीश कुमार के दूरदर्शी सोच का परिणाम है। कैसे है आप समझ लीजिए। छोटे छोटे काम वो नजर आते हैं देखने में। जैसे देखिए नीतीश कुमार ने कहा कि पोशाक योजना लागू करो, पोशाक योजना लागू किया। उससे क्या हुआ? आप कहिएगा कि पोशाक योजना तो 200-300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया का सामान था, वो कोनो बहुत बड़ा राशि तो थी नहीं। उससे हुआ क्या आपको कि उससे ये हुआ कि स्कूल जाने की प्रवृत्ति बढ़ी। जो गरीब गुरबा थे इस राज्य में, गरीबी बहुत थी, बहुत, और गरीब गुरबा आपको फटे वस्त्रों में स्कूल जाते थे, तो उनको जो पोशाक नहीं होता था, तो उनके लिए जो है आपको नीतीश कुमार ने जो पोशाक योजना चालू किया, उससे हुआ क्या कि आपको वो पोशाक पहन के लोग जाने लगा। तो उसमें जो फटा और मैला पहन के जाता था वो अपमानित होता था स्कूल में, तो स्कूल जाना छोड़ देता था। जब ये पोशाक योजना चालू किए तो हुआ कहा कि क्या बड़ा और क्या छोटा, क्या गरीब क्या अमीर, कोई पता नहीं चला। इसलिए स्कूल की संख्या बढ़ गई, क्लास की संख्या बढ़ गई, और उन्होंने एक एक वर्ग के लिए काम किया। जो गरीब एकदम तबका है, जो कभी स्कूल जाता नहीं था, उसके लिए महादलित टोलों में आपको टोला सेवक बहाल किया, और टोला सेवक बहाल करके उनको शिक्षा देने का काम किया। उन्होंने जो है जैसे आपको साइकिल योजना चलाया। तो साइकिल योजना चलाया तो जानते हैं, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में लोग कहा लड़कियों को कि जाओ ना, पहले लड़की के लिए शुरू किए। देखिए उनका सोच का दूरदर्शी सोच। उन्होंने पहले लड़की के लिए प्रारंभ किया साइकिल योजना। तो लड़की के लिए तो गांव में लोग कहना यह शुरू किए कि जाओ साइकिल मिलेगा ना, है जाओ पढ़ने, समझे ना, 8वां में जाएगी तो साइकिल मिल जाएगा, से पढ़ने जाओ। तो लड़कियां जो है से कि उस दृष्टिकोण से पढ़ना शुरू किया, और 8वां में गई तो साइकिल मिला, तो साइकिल मिला। तो इस तरह से ये साइकिल योजना का लाभ हुआ कि अब उसके ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चियां पढ़ने जाने लगी, और आपको उसके बाद वो लड़कों को भी साइकिल योजना का लाभ दिए। तो नीतीश कुमार एक एक काम बहुत सोच समझ के दूरदर्शी, वो देश अनुकरण करता है। जैसे पंचायतों में आरक्षण किए तो देश अनुसरण कर रहा है, महिलाओं को आरक्षण। और आपको बता रहे हैं, आपको देश अनुकरण कैसे करता है। जीविका कार्यक्रम चलाया, इन 5 वर्षों में तेज हुई, समझे ना, जीविका। तो जीविका कार्यक्रम में 1 करोड़ से ऊपर महिलाएं जीविका में है, से जुड़ी हुई है। वो काम कर रही है, वो अपना भी भरण पोषण करती है, परिवार को भी भरण पोषण कर रही है, जीविका दीदियां, समझे ना। अब उसी का अनुसरण किया बाहर के लोग, जीविका में अ जोड़ दिया, आजीविका, समझे ना, अ जोड़ के आजीविका कहा। तो यह है नीतीश कुमार की उपलब्धि। और
सरकार के कार्यकाल की सरकार कार्यकाल की उपलब्धि है। विश्लेषण है। एक एक काम जो है से कि देखिए, नीतीश कुमार ने मामूली काम नहीं किया है। 10 रुपया और 15 रुपया में जी इंजीनियरिंग और मेडिकल की फीस रखा गया है। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग का 10 रुपया 15 रुपया महीना में। गरीब गुरबा 10 रुपया 15 रुपया, सोच सकते हैं आप कितना फीस होता है। जाइए आप बाहर के स्टेट में कितना जो है से कि इंजीनियरिंग और आपको पॉलिटेक्निक की पढ़ाई में कितना फीस लगता है। 10 रुपया का फीस है। क्या सोच, हर जिला में उन्होंने कहा कि से हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे और हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया। हर जिला में उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, करीब करीब हर जिला में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। औरंगाबाद में भी जो विकास यात्रा में आए थे तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा किया और सब पर काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने औरंगाबाद आने में जो नबीनगर के लिए काम किया, नबीनगर के लिए, नबीनगर तो अभी जो है को तो उपलब्धि है नहीं। उस मीटिंग का बहिष्कार किया था और विधायक उस मीटिंग का बहिष्कार किया, लेकिन हमारे नेता ने नबीनगर को 131 करोड़ की लागत से बिशुनपुर माइनर को पुनर्जीवित किया। उस पर काम चल रहे हैं, समझे ना। वो कैसे बनेगा आपको बता दे रहे हैं, जनता को आपके माध्यम से हम बता रहे हैं। वो बनेगा कैसे, वो सोन से पानी लिफ्ट होगा, लिफ्ट होकर वो नहर में डाला जाएगा। क्योंकि नहर एनटीपीसी आने से नहर बीच में ही रुक गया और नहर एनटीपीसी के बाहर वाले 20 गांव को आपको कोई सिंचाई का साधन नहीं था, तो उन्होंने एक प्लान बनाकर आपको 131 करोड़ रुपया दिया। ये है ना नीतीश कुमार की उपलब्धि और मेरी उपलब्धि, है ना, मेरी सरकार की उपलब्धि। नीतीश कुमार की चर्चा चल रही है तो कथित तौर पे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 2015 से पहले के नीतीश कुमार शासनकाल में अच्छे काम हुए, बाद में उतने अच्छे नहीं हुए। एक बात आपको बता रहे हैं जी, वो काम कर दिया तो काम अब है नहीं तो कम न काम होगा, दूसरा काम न होगा जी, वही काम होगा क्या जो काम कर दिया। जैसे सड़क बना दिया, हर घर घर बिजली पहुंचा दिया, तो आप वही काम होगा कि दूसरा काम होगा। तो उसके अपेक्षाकृत आप कह रहे हैं कि कम काम हुआ। तो सब जो वो करते जा रहा है, टारगेट बना के काम करते हैं नीतीश कुमार। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत एक एक आपको नदियों और नालों का वो काम हो रहा है। तो यह है नीतीश कुमार के 5 वर्ष की उपलब्धि। आपने जल जीवन हरियाली की बात की, मतलब 7 निश्चय योजना की बात की आपने। मतलब 7 निश्चय योजना को भ्रष्टाचार से जोड़ के देखते हैं कुछ लोग कि मतलब काफी भ्रष्टाचार हो। एकदम गलत बात है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, अगर भ्रष्टाचार के नजर से आप देखिएगा तो हम आप सब हैं, हम जनता ही ना उसको कौन बाहर से आता है क्या? कोई निवेशक जो है या कोई ठेकेदार बाहर का रहता है? बाहर का तो रहता नहीं है। काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना जनता का भी काम है ना। तो जनता भी उसको देखे और जनता भी उसको मॉनिटरिंग करे। और आप बताइएगा तो पोल पर लिख दिए हैं हम लोग नंबर कि आप बताइए, आप बताइएगा तो कार्रवाई होगी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। नल जल योजना में बड़े पैमाने पर लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, नल जल योजना आप देखिए अभी हुआ बड़े पैमाने पर आप कह रहे हैं, जो अभी तो वो कार्य रूप में चल रहा है जी, कार्य रूप में चल रहा है। अब जैसे बरसात आ गया, अगर बरसात आ जाएगा तो काम रुक जाएगा, तो कहिएगा कि खत्म हो गया, पैसा सब ले लिया। ये सब बात नहीं है ना। मतलब आप खारिज करते हैं भ्रष्टाचार को? एकदम बिल्कुल। भ्रष्टाचार को हम ये नहीं, ये नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करने वाला आदमी है। किसी भी कीमत पर आप उसको सूचना मिलेगी, आपको भ्रष्टाचारी पर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होगा जी। अफसरशाही का आरोप लगाया जाता है नीतीश कुमार की सरकार पे कि अफसरों को काफी बढ़ावा दे दिया, मतलब किसी की सुनते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, ऐसे कुछ बातें आती हैं। मैं नहीं मानता हूं। देखिए काम हमको कराना है तो कोई विंग चाहिए जी। काम हमको कराना है जी,
तो पब्लिक नहीं ना करेगा, काम तो करती है मशीनरी जी, कार्यपालिका जी। तो कार्यपालिका जब काम करती है तो कार्यपालिका काम करेगी, तो आप कहिएगा कि वो कार्यपालिका को तो जो काम दिया जाएगा वो ना करेगा जी। है? आप योजना तो हम बनाते हैं, मतलब आप अफसरशाही नहीं मानते हैं? ना हम सवाल नहीं है, अफसरशाही नहीं है बिहार में, लेकिन कुछ लोग तो अफसरशाही क्या होता है जी, अफसरशाही होता तो विकास कैसे होता, विकास कैसे हो रहा है? अफसरशाही होता तो विकास कैसे होता? अफसरशाही है, आप कह रहे हैं। हमारे यहाँ का जिला पदाधिकारी है, घूम रहा है गांव में, घूमता है, जैसे बिशुनपुर माइनर को घूमने देखने गया, वहां स्थल का निरीक्षण किया और स्थल का निरीक्षण करके वो उसको निर्देश दिया। वो ये ऐसा थोड़े है अफसरशाही। अफसर काम करेगा तो आप कहिएगा कि अफसरशाही है। चलिए एक बार फिर से हम लोग नबीनगर विधानसभा की तरफ लौटते हैं। इन 5 वर्षों में ही आपके नबीनगर विधानसभा में वर्तमान विधायक हैं आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से, और इन 5 वर्षों में ही 17 महीने का कार्यकाल मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी सरकार चलाई। तो ऐसे में कुछ मतलब कुछ बढ़ चढ़ के विकास हुआ नबीनगर का, जबकि वर्तमान में विधायक भी राष्ट्रीय जनता दल से सरकार में भी शामिल थे। तो उस वक्त तो आप लोग दोनों साथ में ही कुछ मतलब गठबंधन में थे, तो कुछ एक्स्ट्रा विकास हुआ उस वक्त? इन 5 वर्षों में जी देखिए, जैसे जैसे हमारा कार्य होते जाता है, जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उपलब्धि तो बढ़ती जाती है। लेकिन इन 5 वर्षों में सरकार ने काम किया। सरकार में गठबंधन में कौन है नहीं है, जो नेतृत्व जिसका होता है, मुख्यमंत्री का सारा क्रेडिट जाता है जी। मुख्यमंत्री अगर सही नहीं रहेगा, अगर नेतृत्व सही नहीं रहेगा, तो एको काम नहीं होगी, समझे ना? काम तो होता ही है, लेकिन आपको नेतृत्व की मतलब मुखिया का नाम ही सबसे ऊपर रहेगा, मतलब नीतीश कुमार के नाम पे ही सब कुछ, जो कुछ भी हुआ, चाहे सरकार। इसमें दो मत है ही नहीं। नीतीश कुमार थोड़ा बहुत नहीं काम किया है, अत्यंत पिछड़ा के लिए उसने बहुत सारा काम किया है। अत्यंत पिछड़ा के लिए बहुत सारा काम नीतीश कुमार ने किया, पिछड़ों के लिए भी किया, महादलित के लिए भी किया, दलित के लिए भी किया, सभी वर्गों के लिए नीतीश कुमार ने काम किया जी। और नीतीश कुमार, आपको मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को कोई नहीं रोक सकता। मैं तो जीवन में ही कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए जी। नीतीश कुमार को भारत रत्न मरणोपरांत मिलता है ना, अब मरणोपरांत कोई रोकेगा क्या नीतीश कुमार को? कोई परिवारवाद का उन पर आरोप है जी। कोई परिवारवाद का उन पर आरोप है जी। कोई वो अपने लिए किए हैं, अपने परिवार के लिए किए हैं। उन्होंने जो भी किया बिहार के लिए किया, जो भी किया देश के लिए किया, जो भी किया समाज के लिए किया। तो नीतीश कुमार के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है। और बिहार आने वाले समय में नीतीश कुमार अगर रहा 5 वर्षों में, तो बिहार विकसित राज्य होगा, कोई रोक नहीं सकता है माई कलाल, मैं दावे से कह रहा हूं जी। वैसे तो नकारात्मक क्वेश्चंस के लिए हम जाने नहीं जाते हैं, लेकिन 2-3 पॉइंट्स आ रहे हैं सर। आपने इतनी तगड़ी तगड़ी बात कही है कि बस वो मेरे दिमाग में आ ही रहा है, मुझे लगता है कि मैं पूछूं आपसे। एक तो प्रश्न ये कि उस 17 महीने के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, जो आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में, आप सुन लिया जाए सर पहले। एक तो प्रश्न ये हो गया। दूसरा कि ये कभी इधर कभी उधर, कभी भाजपा के साथ कभी आरजेडी के साथ, ये प्रकरण को कैसे देखते हैं? मतलब एक तो कि वो 17 महीने का सरकार कैसा रहा, दूसरा कि ये प्रकरण कैसा रहा, इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब आपका नजरिया क्या है? देखिए, 17 महीने का कार्यकाल में जो गठबंधन रहा जी, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे, कंफर्टेबल नहीं थे। तो इसको हम देखते हैं कि नेता, नेतृत्व, मुख्यमंत्री अगर कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो काम तेजी से नहीं होगा जी। इसलिए उस कार्यकाल को मैं अच्छा नहीं मानता जी। तो लगे दूसरा प्रश्न मेरा ये था सर कि तो ये इधर उधर वाले प्रक्रिया को कैसे देखते हैं, मतलब इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा क्या हुआ, मतलब वजह क्या रहा? वजह तो देखिए,
इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ जी, समझ गए जी, इस पर कुछ कहना मैं नहीं चाहता हूँ। वजह क्या रहा ये तो उनसे पूछिएगा ना जी, उन्होंने तो कई बार कह दिया है जी, कि अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। जी, तो अब बातें कहाँ है, खत्म बात है। जी, हैं? जी। हम भाजपा के साथ थे और जी। भाजपा के साथ हम रहेंगे। जी, उन्होंने कहा जी। कि हम गए तो गलती हुआ, जी, बात खत्म है। जी। आपने कहा कि 5 वर्षों के तक अगर आने वाले 5 वर्षों में फिर नीतीश कुमार रहेंगे तो बिहार विकसित राज्यों में गिनती आएगी बिहार की। चुनाव आने वाले हैं। नहीं आएगा, विकसित राज्य नहीं होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर नीतीश कुमार नेता रहा। जी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। जी। तो इसी पे प्रश्न है मेरा सर कि 5 वर्ष खत्म होने वाले हैं, चुनाव आने वाला है फिर से। हाँ। तो बिहार मतलब पूरे बिहार में चुनाव होने वाला है, तो बिहार का इस बार इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है? किन मुद्दों पे इस बार बिहार में आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं? मतलब जनता दल यूनाइटेड, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी की आपकी जो पार्टी है, इनका क्या महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है बिहार इलेक्शन को लेकर के? किस इलेक्शन ब्लूप्रिंट पे आप लोग? बिहार तो देखिए अब अगला चुनाव है वो एनडीए लड़ेगा जी, और देश में आपको सबका साथ सबका विकास के साथ भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जी, समझे ना, उनके कार्यकाल में जी, जो बिहार को संसाधन दिए जा रहे हैं जी, और जो विकास तेजी से बढ़ा है, जी, समझे ना, ये आपको आधार रहेगा। मतलब विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। विकास के मुद्दे पे ही एनडीए पूरा चुनाव लड़ने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। जी, आपने कहा कि 5 वर्षों तक अगर आपने चैलेंज भी किया कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 5 वर्ष नीतीश कुमार नेक्स्ट मुख्यमंत्री रहे तो बिहार विकसित राज्य में आ जाएगा। हाँ। ये मैं आपका चैलेंज आपने स्वीकार किया कि नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आपने ऐसा अभी बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न ये है सर कि आप बोल रहे हैं कि 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, वहीं अपोजिशन मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पे सवाल उठा रहा है, मुद्दा बना रहा है। कैसे देखते हैं आप, या फिर आप कैसे व्याख्या करेंगे मुख्यमंत्री जी के सब स्वास्थ्य को? जबकि एक मैं जल्दी की घटना में मेंशन करना चाहूँ यहाँ पे कि लोग बातें कर रहे हैं, ये भी बातें निकल के आ रही है। अभी विक्रमगंज में जो रैली हुई माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की, उसमें स्लिप ऑफ टंग उनका हो गया। वो प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेने लगे। इसको भी लोग स्वास्थ्य के साथ जोड़ के देख रहा है, तो मतलब कैसे देख रहे हैं? नहीं, स्वास्थ्य के साथ कैसे? आप अभी आपने कहा कि स्लिप ऑफ टंग। हाँ, मैंने बोला ये मतलब तो आप स्लिप ऑफ टंग होगा कि नहीं? हम लोगों को नहीं होता है क्या? हो सकता है, स्लिप ऑफ टंग होता है, लेकिन प्रतिद्वंदी तो स्लिप ऑफ टंग हुआ। उन्होंने वो अटल जी का नाम ले लिया तो उन्होंने कहा सॉरी। जी, जी, अटल जी तो उस समय थे जी, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रिपीट में सुधारी अपनी बात को। हाँ, सुधारी। जब स्लिप ऑफ टंग मतलब का स्लिप हुआ, जी, गलती हुई जी, तो सुधार करना है। जी, बिल्कुल, तो सुधार कर दिया। जी, तो इसमें उसको हवा बनाता है विरोधी विपक्ष, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसके पास कोई आधार नहीं है, जिसके पास कोई योजना नहीं है, तो वो बनाता है। 2-3 तरह के मुद्दे वो लोग उठा रहे हैं सर। हाँ। एक तो कि मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को अहम मुद्दा बनाया हुआ उन लोगों ने। दूसरा बेरोजगारी, पलायन। तो इन सारे मुद्दों को कैसे देखते हैं? कोई तीनों में से कोई मुद्दा नहीं है। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है जी, है ना। उनके पास जो ब्रेन है, पूरे देश में उस तरह का कोई किसी के पास ब्रेन नहीं है। मैं एकदम चैलेंज करके कहता हूं कि वो जो इजाद करते हैं, जो नया नया इन्वेंशन करते हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, वो एकदम युद्ध की तरह है। और ये सब आरोप विरोधियों का आरोप है और कुछ नहीं है। हाँ, निराधार है। जी, बेरोजगारी और पलायन को मुद्दा मानते हैं। पूरे देश में आपको बेरोजगारी पर रोजगार देने वाला कोई ऐसा राज्य नहीं है। आप वो आंकड़ा उठा के हमको दे दीजिए कि बिहार की तरह कोई रोजगार दिया हो 10 वर्ष में, अति 5 वर्ष के अंदर। 5 वर्ष का आंकड़ा के ऊपर प्रस्तुत कीजिए। 5 वर्ष में जितना बिहार रोजगार दिया, पूरे देश का कोई राज्य आंकड़ा लाके आप हमको दे दीजिए। कोई राज्य आपको बिहार भर रोजगार नहीं दिया।
तो आप क्या चाहते हैं? रोजगार का मुद्दा कहाँ है? फालतू बात है, जिसको कोई मुद्दा नहीं है वो बात करता है रोजगार का। हाँ, पलायन को कैसे देखते हैं सर? पलायन मुद्दा है बिहार में? पलायन तो रुक रहा है। मतलब वो बातें करते हैं कि मोदी जी ने या फिर प्रधानमंत्री जी ने एक नई रेल दे दी, नई रेल सड़क दे दी। मतलब मैं एक नई पार्टी की बात कर रहा हूं, जो अभी चुनाव में नए कुछ नई पार्टियां भी आई हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा बनाया कि मोदी जी सारे कारखाने, कल कारखाने या फिर और भी जो इंडस्ट्रीज है वो गुजरात में लगाते हैं, अपने नेटिव राज्य में, अपने परंपरागत राज्य में, और बिहार को रेलवे देते हैं कि यहाँ से मजदूर उठ के जाएंगे गुजरात और काम करेंगे। मतलब पलायन को वो भी मुद्दा मानते हैं। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, यह कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब पलायन नहीं है बिहार में? पलायन, देखिए, रोजगार के लिए तो कोई जाएगा ही जी। बिहार में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी जी, तो एक वर्ष में नहीं ना दूर होगा। हम 5 वर्ष की अवधि मांग रहे हैं ना, 5 वर्ष में सब हम कर। और पलायन को मुद्दा, मतलब पलायन है नहीं? पलायन कौन सा पलायन? ट्रेनें भर भर के जाती हैं मतलब दूसरे राज्यों में। ना 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 ना, ऐसा तो अब कहीं नजर नहीं आता है। जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब पहले ऐसा था, आज रोजगार, बिल्कुल रोजगार जो है से, जिसको रोजगार अगर लेना है तो एक बात आप समझ लीजिए, गांव में हम लोग देख रहे हैं, गांव में हल जोतने में किसी को कठिनाई होता है या खेत में काम करने में कठिनाई होता है, उसको वो बेइज्जती महसूस करता है तो वो बाहर चला जाता है। वो पलायन नहीं है, उससे ज्यादा पैसा हम देते हैं जो उसको बाहर में जाके मिलता है, उससे ज्यादा पैसा बिहार में मिलता है। मतलब गिल्ट फीलिंग से वो बस। आप, हम तो गांव के रहने वाले हैं ना, हम जानते हैं ना कि आपको क्यों जाता है वो, उससे ज्यादा पैसा यहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है कि मैं अब ऐसा काम करूँ, ये छोटा काम है, जबकि काम कोई छोटा नहीं है। काम कोई बड़ा छोटा बड़ा नहीं होता है। जो काम आप जानते हैं वो काम करिएगा, छोटा बड़ा काम नहीं होता है। और मैं आपको एक बात और कह दे रहा हूँ, ये आरोप कोई लगाता है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, शरीर में 2 हाथ है। जिस हाथ से आप काम लेते हैं वो मजबूत हो जाता है और जिस हाथ से काम आप नहीं करते हैं वो कमजोर हो जाता है। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा काम करने वाले आदमी हैं। अगर स्वास्थ्य खराब रहता तो 16, 17 घंटा, 18 घंटा कैसे काम करता? अगर स्वास्थ्य खराब रहता तो बिहार के सारे जिलों का भ्रमण कैसे कर लेता? जैसे हम अपने क्षेत्र के सभी गांवों का भ्रमण कर लिए हैं, आप कहिएगा कि मैंने स्वास्थ्य खराब है? कहते हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कैसे आप कहते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? सारा काम कर रहे हैं वो, मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। हम कह रहे हैं कि वो ब्रेन नहीं है किसी के पास जो नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार जी की बिहार की राजनीति में, पॉलिटिक्स में एंट्री की बात की जा रही है, आप लोग कैसे देखते हैं? एंट्री की बात कहा है, उनको मन होगा वो आएंगे। कौन है एंट्री के बाद मन? मतलब चुनाव लड़ने, यहाँ वंशवाद है, उनको मन होगा वो चुनाव लड़ेंगे, स्वतंत्र है आदमी। मतलब आप लोग स्वीकार करते हैं चुनाव लड़े हैं के? आप लोग? हमारे ऐसा आदमी जो है ना, वो स्वीकार नहीं करेगा। मतलब आप स्वीकार नहीं करते हैं कि वो चुनाव में आए? के लड़ेंगे, उनकी अथी है। अब हमारे ऐसा आदमी ये कहेगा कि आप आ जाइए, हम आने के लिए नहीं उनको कहेंगे जी। हाँ, वो आवे, उनकी स्वेच्छा है। लेकिन आपकी पार्टी के कुछ विधायक तो एकदम प्रबलता से उनको चुनाव में, प्रबलता से जो कह रहे हैं वो कहें, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो थोपा हुआ बात ना आप बोल रहे हैं जी। हम राजनीति थोपें उनको नहीं ना हम थोपेंगे। स्वाभाविक होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। उनको आना है तो आवे, समझे ना। वो सक्षम है, BIT मिश्रा से के प्रोडक्ट हैं, इंजीनियर हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको आना होगा तो वो आएंगे। हम हमारे निर्णय से आएंगे। हम कहेंगे कि आ जाइए आप, मैं नहीं कहूंगा। वो आते हैं तो स्वागत करेंगे के
आते हैं तो एक इंजीनियर मिलेगा, एक बुद्धिजीवी मिलेगा, एक अच्छा आदमी मिलेगा, तो आएगा तो हम क्यों नहीं स्वागत करेंगे? आएगा तो आएगा, जनता भी स्वागत करेगी, आप जान लीजिए। मतलब स्वागत है उनका, स्वागत है उनका, बिल्कुल स्वागत है। एक बार फिर से नबीनगर की तरफ अगर रुख किया जाए तो इस बार के चुनाव में नबीनगर का इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है? नबीनगर में किस मुद्दों पे चुनाव आप लोग लड़ेंगे? यहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? नबीनगर आपको के मुद्दा जो है वो सारे मुद्दा पर हम काम कर रहे हैं जी। हम गांव-गांव घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे, और नबीनगर में आपको जिस तरह से लोग ये 5 वर्षों में लोग कष्ट झेला है, वो सब कष्ट दूर होगा। यही मुख्य मुद्दा होगा कि आपका कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो नबीनगर का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होने वाला है? नबीनगर में इस बार जो चुनाव आने वाले हैं, इसमें नबीनगर का मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पे नबीनगर में चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए, हमारा तो पहला मुद्दा है विकास जी। और भारत में आपको एनडीए की सरकार जी, बिहार में एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार अगर रहेगी तो विकास के पटरी पर नबीनगर तेजी से बढ़े और विकसित राज्यों में ये महत्वपूर्ण योगदान दे, यह ही मुद्दा रहेगा, विकसित नबीनगर। आपके 4 कार्यकाल की अगर बात की जाए, 1 बार सांसद और 3 बार विधायक, इन 4 कार्यकालों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य की अगर बात की जाए कि आपको ये लगता है कि ये कार्य जो रहा हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण हुआ मेरे कार्यकाल में, वो एक कार्य क्या है? मेरे कार्यकाल में एक कार्य का आप बात कर रहे हैं जी, तो नबीनगर सुपर थर्मल पावर की स्थापना जी, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जी। वैसे तो दूसरा काम है कि हम गांव-गांव को रोड से जोड़ दिए जी। वैसे तो तीसरा महत्वपूर्ण काम है कि हम हर गांव में बिजली पहुंचा दिए जी। लेकिन थर्मल पावर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रहा। थर्मल पावर सबसे महत्वपूर्ण आपको काम है जी। और थर्मल पावर से सिर्फ नबीनगर को बिजली नहीं जी, औरंगाबाद को बिजली नहीं जी, पूरे बिहार और देश को बिजली मिल रहा है और मिलेगा जी। केंद्रीय मुद्दे राज्य स्तर के चुनाव में कितना प्रभाव रखने वाले हैं? मैं बात कर रहा हूं पहलगांव हत्याकांड की, मैं बात कर रहा हूं भारत के रिटेलिएशन की, ऑपरेशन सिंदूर की, मैं बात कर रहा हूं वक्फ संशोधन बिल की, जिसको लेकर के आपकी पार्टी के भी कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया, मतलब कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने इस्तीफा दिया। तो ये सारे मुद्दे बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव रखने वाले हैं? ये देश लेवल की बात है जी। और पहलगाम की घटना को जितना भी निंदा किया जाए जी, वो कम है जी। और उसका जिस बहादुरी से हमारे भारतीय सेना ने आपको प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ऑपरेशन किया, यह कोई मामूली बात नहीं है। इससे हमको दुनिया में भारत का नाम बढ़ा है और यह भी चुनाव में एक मुद्दा रहेगा जी। वक्फ संशोधन बिल, वक्फ संशोधन बिल को गहराई से अगर अध्ययन किया जाए तो वो बिल अल्पसंख्यकों के हित में है जी। जो किसी एक व्यक्ति और खास व्यक्ति के हाथ में था जी, वो सबों के बीच में जाएगा जी। उसका प्रसाद सबों को मिलेगा, इसलिए वो विरोधी बात है ही नहीं। उसमें बहुसंख्यक लोग जो हैं उस बिल के सपोर्ट में। तो प्रभाव पड़ेगा इसका चुनाव में? ना, कुछ नहीं, मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं। ना ना, हमको प्लस होगा, माइनस नहीं होना। प्लस होगा, हाँ। कुछ नई पार्टियां भी मैदान में है बिहार चुनाव में, इन पार्टियों को आप कैसे देख रहे हैं? ये किनका वोट काटेंगी? मैं जन स्वराज की बात कर रहा हूँ। मैं जन स्वराज की बात क्यों करूं जी? वोट काट रहे हैं सर वो। अब वोट तो जनता मालिक है। चुनाव आ रहा है, आपने बोला कि आप मतलब आपका दौरा या फिर आप जब से सक्रिय हैं, सक्रिय राजनीति में हैं अपने क्षेत्र में, लगभग हर गांव, हर टोले, हर मोहल्ले, हर घर को आपने विजिट कर लिया है। इस बार के चुनाव में आपकी अपनी क्षेत्रीय जनता से आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं? कौन से वादों और संकल्प के साथ चुनाव में जाएंगे? मैं नबीनगर को विकसित नबीनगर के रूप में देखना चाहता हूं जी। और उसी सोच से जी, उसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा जी। और
सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाने का काम करूं। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से या देश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या होगा? हम आपके चैनल के माध्यम से जी नबीनगर के देवतुल्य महान जनता को प्रणाम करना चाहते हैं, नमस्कार करना चाहते हैं जी और ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि मुझे पुनः आपने मौका दिया तो आपके बीच में रहकर सेवा का काम करूंगा। मैं सेवक हूं आपका, हमेशा आप हमको सेवक मानते रहिए। बिहार की महान जनता जी से मुझे अपील है जी कि आने वाले 2025 में जी आप 225 के नारा के साथ जी बिहार में फिर से नीतीश जी 225 जी से अधिक आप सीट दिलाने का काम करें। आपको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आप बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए एनडीए के हाथों को एकदम मजबूत करें। जी तो ये थे हमारे साथ 3 बार के विधायक और 1 बार के सांसद, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र नबीनगर 221 से वीरेंद्र कुमार सिंह जी। तो ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं में वहां के क्षेत्रीय नेताओं से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमारी बातचीत होती रहेगी। उनका जीवन परिचय हम रिकॉर्ड करते रहेंगे और आप तक लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज को। वीरेंद्र कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार। आपको भी नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।